वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों आज हम लोग जो भी बच्चे का एग्ज़ाम 2026 में देना है उनके लिए ये 2 मार्क्स का साइंस में 2 मार्क्स नहीं 2, 5 दोनों मार्क्स मिलाकर के क्वेश्चन तैयार किया गया है। ये अभी हम लोग पार्ट 1 लेकर के हैं और इसी प्रकार से आपका साइंस का जो है वीडियो लगातार अपलोड होते रहेगी। ठीक है ना, 3, 4, 5 पार्ट बनाएंगे और वही 5 पार्ट तक आप लोग कंप्लीट करते रहिएगा। सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे वीडियो को हम लाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग साइंस का पार्ट 1 साइंस में जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उस क्वेश्चन को यहाँ पे करवाया जाएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहेगी। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश के उन घटकों के नाम लिखें जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में से कौन सा चीज़ हमें दिखाई नहीं देता है। तो नहीं दिखाई देने वाला काम है कोरोना। कोरोना ये कोरोना नहीं जो कुछ दिन पहले 2020 में आया था, वो कोरोना का बात नहीं हो रहा। उसमें कीरिट या कोरोना को उसको कीरिट भी बोलते हैं। तो कीरिट को ही हम लोग कोरोना कहते हैं। तो ये कोरोना नहीं तो इंटरफेस, ये दो ऐसा सूर्य में घटक है जो हम लोग को दिखाई नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात बोला है तो लिखा गया है किसी बंद कुंडली और छड़ चुंबक के बीच अपेक्षित गति से कुंडली में विद्युत प्रेरित होती है, तो इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि कोई भी एक मान लीजिए कि यहाँ पे एक लकड़ी इसे ले लेते हैं, ठीक है, ये लकड़ी टाइप का है और इस पर ना हम कुंडली लपेट देते हैं इस प्रकार से कुंडली लपेट देते हैं। तो इसके कुंडली के बीच में जो चारों तरफ करंट जो आएगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नाभिकीय संलयन क्या है। नाभिकीय संलयन क्या है। तो नाभिकीय संलयन क्या होता है कि जब दो हल्के नाभिक मिलकर छोटे छोटे जो नाभिक होता है छोटा छोटा नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करता है, ठीक है, उसी को हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। और ये जो प्रेरित किसके द्वारा आता है, तो ये होता है प्रोटॉन के द्वारा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट ही होता है, आप लोग को पता है। उत्तल लेंस नहीं तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। तो उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर आपसे पूछ रहा है। तो उत्तल और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर आप लोग क्या देख रहे होंगे, पहला अंतर क्या है कि इसमें वस्तु के वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल लेंस का खासियत होता है कि इसमें वस्तु के वास्तविक भी बनेगा और इसमें काल्पनिक दोनों तरह का प्रतिबिंब बनेगा उत्तल लेंस में। लेकिन अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस में होता है कि इसमें वस्तु का सदैव काल्पनिक ही बनेगा। अवतल में हमेशा काल्पनिक बनेगा और उत्तल में दोनों तरह का बनेगा। फिर अगर उत्तल का बात किया जाए तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसको हम ध्यान रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में भी आपका क्वेश्चन आता है कि उत्तल लेंस को किस और नाम से जाना जाता है। तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है, और अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। यहाँ पे याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट है कि यह लेंस बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला होता है। उत्तल लेंस देखिए इस प्रकार से होता है, उत्तल लेंस इस प्रकार से। तो देखिए किनारे पर क्या है, पतला है और बीच में क्या है, मोटा है। तो उत्तल लेंस का खासियत होता है कि यह बीच में मोटा तथा किनारे पर क्या होता है, पतला होता है, जो अभी आप लोग देखा। और अवतल लेंस में क्या होता है, यह लेंस बीच में पतला लेकिन किनारे पर मोटा। मतलब देखिए इसका ऐसे इस प्रकार से अवतल लेंस होता है। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि बीच में पतला है ना इसके अपेक्षा, तो बीच में पतला लेकिन किनारा पर क्या रहेगा, मोटा रहेगा। तो ये आपका अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस में एक और डिफरेंस है कि इसकी फोकस दूरी जो होगी, इसकी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ धनात्मक यानी कि प्लस होगा। और अवतल लेंस में जो फोकस दूरी रहेगी वो क्या रहेगी, निगेटिव रहेगा। इसमें पॉजिटिव और इसमें निगेटिव। ये है उत्तल और अवतल लेंस में अंतर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है आंख की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। आंख की समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो समंजन क्षमता उसको कहते हैं कि जिसकी फोकस दूरी ऑटोमेटिक बदलती रहे, ऑटोमेटिक बदलती रहे, उसी को तो कहते हैं। तो नेत्र की समंजन क्षमता किसको कहेंगे कि नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। मतलब लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलने लगेगी। दूर देखना है तो उसको फोकस ऑटोमेटिक मिला लेगा, नज़दीक को देखना तो फोकस को कैप्चर करेगा। ठीक है ना। अब ऐसा थोड़ा है कि दूर को देख रहे हैं और उसके बाद तुरंत नज़दीक को देख रहे हैं तब हमको टाइम लगेगा नज़दीक देखने में, ऐसा तो नहीं होता है। तुरंत मेंटेन कर लेते हैं। अगर नज़दीक देख रहा है कोई चीज़, अगर दूर की वस्तु देखना फटाक से देख लेते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप जो फोकस बदल रहा है इसी को हम लोग कहते हैं समंजन क्षमता। नेक्स्ट है बायोगैस क्या है। देखिए बायोगैस क्या है, तो जैविक अशुद्धियों से
ऊर्जा उत्पादन करने वाले संयंत्र को बायोगैस कहते हैं। मतलब बायोगैस का मतलब जैविक अशुद्धि, जो भी अशुद्धि होगा, जैसे में गोबर हो गया, गोबर से और भी जो चीज़ कचरा होता है, तो उससे क्या होता है, उससे जो ऊर्जा बनता है उसी को हम लोग बायोगैस कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक बायोगैस का थोड़ा सा एक फिगर है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो भी बेकार चीज़ पदार्थ होगा इसमें डला जाता है। इसमें क्या करेगा, डलाएगा, डलाने के बाद इसमें आने के बाद ये पूरा ऊपर से पैक रहता है। पैक इस प्रकार से रहेगा कि नीचे ऑक्सीजन नहीं जाता है। तो यहाँ से कोई भी, जैसे मान लीजिए गोबर है, तो गोबर को घोल करके इसमें डाल दिया, इसमें जैसे ही डलाएगा तो डलाने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहने की वजह से यहाँ पे गैस बनाना चालू हो जाता है। और जब गैस बन जाता है तो यहाँ पे एक गैस कंट्रोलर होता है। जब भी गैस का काम रहेगा तो यहाँ पे देख ना, खोलने वाला कसने वाला है, यहाँ पे क्या करता है कि यहाँ से तुरंत गैस खोल के इधर क्या कर देगा, निकाल देगा। ठीक है, इस प्रकार होता है। जहाँ ओवरफ्लो हो जाएगा, अगर ज़्यादा मात्रा में, अगर हम गोबर की मात्रा को ज़्यादा मात्रा में डालेंगे तो ओवरफ्लो करके इधर से हम लोग को क्या कर देगा, निकालेगा। ठीक है, तो इधर से डालेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो गैस बनाएगा। गैस बनाने के बाद टंकी में क्या हो जाएगा, जमा होगा। टंकी में जमा होने के बाद इसको हम लोग धीरे 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 करके क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो ये ही होता है मेरा बायोगैस। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। यदि दाएं हाथ की तर्जनी, तर्जनी देखिए किसको कहते हैं, एक मिनट, चलिए, दाएं हाथ की तर्जनी जो किनारे वाला है, ठीक है ना, एवं मध्यमा जो बीच वाला है, और अंगूठा ये वाला, देखिए ये मेरा, एक मिनट, ये मेरा हो गया अंगूठा, ये हो जाएगा मेरा मध्यमा, सॉरी ये हो जाएगा मेरा तर्जनी, और इधर जो हो जाएगा ये हो जाएगा मध्यमा। देखिए ये है आप, अरे यार, ये है मेरा मध्यमा जो धारा दिखा रहा है, ये वाला, ये मध्यमा हो जाएगा, ये तर्जनी हो जाएगा, ये आपका अंगूठा हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि तर्जनी मध्यमा अंगूठा को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। ये जो तर्जनी देख रहे हैं ना, ये वाला, ये तर्जनी है। ठीक है ना, जो सबसे बड़ा होता है ना अंगुली में, वो होता है मध्यमा, और बगल के जिसमें रिंग फिंगर होता है वो मेरा होता है तर्जनी। ठीक है ना, मेरा क्या होता है, तर्जनी होता है। चलिए, या किनारे पे भी जो दोनों, जो मिडिल के जो बीचे किनारे किनारे, उसी को हम लोग तो तर्जनी बोलते हैं। तो यहाँ पे फिगर से आप लोग समझ सकते हैं कि यदि दाएं हाथ की तर्जनी, दाएं हाथ वाला हाथ को फैलाना है, तो दाएं हाथ की तर्जनी मतलब ये वाला मध्यमा, एक मिनट, अरे ये बार बार नीचे कैसे चल जा रहा है, हाँ देखिए, तर्जनी मध्यमा अंगूठा को लंबवत इस प्रकार फैलाते हैं कि तर्जनी जो होता है चुंबकीय क्षेत्र, ये देखिए तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, अंगूठा चालक की दिशा को बताएगा, और जो मध्यमा जो होता है, मध्यमा और चालक प्रेरित धारा जो रहेगा, ये धारा जो देख रहे हैं चालक प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करेगा। तो ये कौन बताए थे, ये बताए थे फ्लेमिंग के दाएं हाथ में। बस आप लोग को सिर्फ लिखना है, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल से नहीं बनाना है। डिटेल से ज़्यादा पढ़ना है तो चैनल पे इसके बारे में पूरा बताया गया, आप लोग वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पे अभी करवाया जा रहा है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम के बारे में इतना सारा चीज़ था, बस ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं, इसको लिखने के लिए ज़्यादा कुछ टफ है नहीं। बस दाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा अंगूठा को इस प्रकार फैलाएंगे कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा चालक के गति के दिशा को, एवं मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा के दिशा को व्यक्त करेगा। यही था आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट है उपग्रह और ग्रह में अंतर। उपग्रह और ग्रह में अंतर क्या है, तो उपग्रह क्या होता है कि यह अपने मूल ग्रह के चारों ओर घूमते हैं, ये अपने ग्रह के चारों ओर घूमेंगे। जैसे कहने का मतलब चंद्रमा, चंद्रमा जो होता है वो उपग्रह है। जो चंद्रमा है तो किसके चारों तरफ घूम रही है, तो चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही है। तब पृथ्वी मेरा ग्रह है ना, पृथ्वी मेरा क्या है, ग्रह है, और चंद्रमा क्या है, उपग्रह। तो चंद्रमा का उपग्रह कौन है, पृथ्वी, सॉरी पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। तो चंद्रमा क्या करेगा कि पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, यानी कि ग्रह के चारों ओर घूम रहा है ना। तो उपग्रह में ये होता है कि अपने मूल ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। और ग्रह क्या होता है कि यह एक स्थिर गति से घूमता है, ये अपने अक्ष पे खाली घूमित रहेगा, ये अपने अक्ष पे खाली घूमित रहेगा, गोल गोल इस प्रकार से। ठीक है ना, तो ये होता है ग्रह में यह स्थिर गति से घूमेगा। फिर एक यह ग्रह के प्रकाश से चमकता है। उपग्रह जो होता है यह ग्रह के प्रकाश से चमकता है। जैसे देखिएगा चंद्रमा, चंद्रमा के पास अपना लाइट नहीं होता है, लेकिन वो सूर्य के प्रकाश से चमक रहा है वहाँ पे। तो सूर्य के प्रकाश में, सूर्य में ही तो लाइट है, ठीक है ना, सूर्य में ही तो लाइट है, तो आखिर ग्रह से ही आ रहा है लाइट है। तो सूर्य में लाइट है तो अपना लाइट से क्या कर रहा है, चमक रहा है। लेकिन ग्रह में क्या होता है कि इसमें अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। ठीक है ना, ग्रह में, सॉरी ग्रह में अपना प्रकाश होता है। जैसे देख लीजिए सूर्य है, तो सूर्य एक बड़ा आग का गोला है, तो उसी में तो सब लाइट तो उसी में है, तो एक तरह से उसके थ्रू पूरा ग्रह पर लाइट जा रहा है, तो अपना वहाँ पे काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट है रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है।
रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों करते हैं? बेकिंग पाउडर मतलब खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा का प्रयोग क्यों करते हैं? तो रोटी और केक बनाने के समय बेकिंग पाउडर मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ से निकल जाती है और उन्हें मुलायम और स्पंजी बनाने में सहायक होता है। रोटी और केक को फुलाना है तो उसमें बेकिंग पाउडर मिला देते हैं, तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जिसमें मिला हुआ है रोटी समय, तो उस जैसे ही बेकिंग पाउडर डालेंगे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड हट जाता है और हटने के बाद वो मुलायम और स्पंजी टाइप का हो जाता है, जिसके कारण रोटी और केक फूल जाता है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तो आधुनिक आवर्त नियम तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का क्या होता है? आवर्त फलन होता है। नेक्स्ट है संयोजकता से आप क्या समझते हैं? और ऑक्सीजन की संयोजकता लिखें। तो संयोजकता किसे कहते हैं? किसी तत्व के परमाणु की अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। कोई भी तत्व की परमाणु है और कोई दूसरा तत्व का परमाणु, दोनों तत्व का परमाणु एक दूसरे में बंध जाए तब उसी को क्या कहेंगे? संयोजकता। और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाती है? 2 होती है। इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में भी पूछ रहा है कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, तो आपका हो जाएगा 2। नेक्स्ट, सूचक क्या है? एक सूचक के नाम बताओ। तो सूचक किसको कहते हैं? सूचक क्या होता है कि अम्ल और क्षार की उपस्थिति को सूचित करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं, जो कि अम्ल को और क्षार दोनों को दर्शाएगा। तो ये दोनों को दर्शाने वाली जो प्रक्रिया होता है उसी को कहते हैं सूचक। और एक सूचक के नाम आपसे पूछ रहा था तो आपका हो जाएगा मेथिल ऑरेंज, जो कि आपका एक सूचक है। चलिए नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है? आवर्त सारणी में देखना, उस उत्कृष्ट गैस को अलग समूह में किस लिए रखा गया है? इस वजह से रखते हैं क्योंकि इसमें आपसे पूछ रहा है कि उत्कृष्ट गैस, एक मिनट यहाँ पे सर्किल आ गया। चलिए, उत्कृष्ट गैस को आखिर अलग समूह में क्यों रखे हैं? तो अलग समूह में रखने का कारण होता है क्योंकि ये गैस बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील होती है तथा इनकी खोज बहुत बाद में हुई थी, ठीक है ना, बहुत पीछे हुआ था। तो जो पीछे हुआ तो पीछे रखा तो चला गया, और पीछे उस जगह पे रखा है जहाँ पे क्या बोलते हैं, शून्य समूह है, जो सबसे पीछे है, वर्ग का 18वां जो समूह है उसी में सबको रखा गया। जो 18वां जो बना हुआ है वर्ग, उसी को हम लोग शून्य समूह भी कहते हैं, ठीक है। उसी को निष्क्रिय गैस भी कहते हैं, या उसी को अक्रिय गैस भी कहते हैं, या उसी को नोबेल गैस भी कहते हैं। तो पीछे वाला जो 18वां है उस सब इतना नाम सिर्फ उसी को है, ठीक है। तो बोला कि चूंकि ये गैस जो है, ये गैस बहुत ही अभिक्रियाशील होती है तथा इनकी खोज बहुत बाद में हुई, एवं ये अन्य तत्वों के संयोजित होने की प्रवृत्ति भी नहीं रखते हैं। ये किसी के साथ अभिक्रिया भी नहीं करेगा, ये रिएक्शन भी किसी के साथ नहीं करता है। कोई भी तत्व है और इसको साथ मिला दिया जाएगा ना तो रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो इसलिए उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रख दिया कि जाओ, तुमको कोई वैल्यू ही नहीं, तुम किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं कुछ करोगे तो तुम आराम से अस्थायी पीछे जा करके बैठे रहो। तो इस वजह से उसको अलग जा करके रख दिया गया है। नेक्स्ट, समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं? तो समजातीय श्रेणी क्या होता है? समजातीय श्रेणी क्या होता है? यहाँ पे कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी जिसमें यौगिकों का सामान्य सूत्र एक हो, क्रियाशील मूलक समान हो तथा उसके 2 क्रमागत सदस्यों के बीच CH का अंतर हो, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि कार्बनिक यौगिक का ऐसा श्रेणी जिसमें यौगिक का समान सूत्र दोनों का सेम रहेगा, ठीक है ना, क्रियाशील मूलक भी समान रहेगा, लेकिन दोनों का बीच में डिफरेंस कितना का रहेगा? सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड CH का डिफरेंस रहेगा। यही पे बात पकड़ना है कि सबका ना समान सूत्र भी सेम है, क्रिया मूलक भी समान है, लेकिन दोनों सदस्य के बीच में CH का अंतर रहेगा, सिर्फ CH का अंतर रहेगा। तो यही मेरा क्या कहलाता है? समजातीय श्रेणी कहलाता है। नेक्स्ट है, रासायनिक गुण के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में अंतर स्पष्ट करें। तो धातु और अधातु में अंतर समझाना है तो इसके लिए क्या होगा? लेकिन हाँ, यहाँ पे ये भी देखना है कि आपसे पूछा है क्या, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, ठीक है ना। एक होता है भौतिक गुणधर्म के आधार पर, तो भौतिक का पूछेगा तो अलग अंतर हो जाएगा, रासायनिक पूछेगा तो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। तो धातु में समझते हैं क्या होता है। चलिए, धातु में कहें कि ये विद्युत धनात्मक होती है, ये विद्युत धनात्मक होती है, और ये विद्युत धनात्मक मतलब किस में? धातु में। धातु विद्युत धनात्मक होती है लेकिन अधातु विद्युत ऋणात्मक होती है। धातु में फिर क्या है कि ये क्षारीय ऑक्साइड बनाएंगे लेकिन अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाएंगे। अ से अधातु, व से अम्लीय, थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखेंगे, अ से अधातु, अ से अम्लीय, ठीक है ना। तो धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाएंगे, अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाएंगे।
फिर धातु में है कि इसके ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, तो इसके ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाएंगे। अधातु में क्या होगा कि इसमें ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बना देंगे, क्योंकि अधातु में सब तो अम्ल वाला ही काम करेगा, है ना। फिर अधातु में चलेंगे कि ये जल में, मतलब धातु में क्या बोल रहा है कि ये जल में अभिक्रिया करके गैस बनाती है, अभिक्रिया कर गैस बनाती है, लेकिन ये जल से अभिक्रिया कर भी नहीं करेगा। अधातु जो है जल से अभिक्रिया करती नहीं है, और धातु जल से अभिक्रिया करके गैस बनाती है। देखते धातु जितना भी होता है उसमें जंग वगैरह लग जाएगा, क्योंकि वो जल से अभिक्रिया कर रहा है, नमी से अभिक्रिया होता है तभी तो जंग लग रहा है। अधातु में कोई जंग वंग नहीं लगेगा। जिसमें लकड़ी है, लकड़ी में जंग वंग लगता है, नहीं लगता है, कि किसी चीज़ से रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए। पचमा है ये अम्ल से अभिक्रिया कर H2 गैस बनाती है, और इसमें अधातु में है कि अधातु अम्ल से अभिक्रिया कर H2 गैस बनाती है। दोनों में, अरे H2 गैस कैसे बनेगा, अच्छा हाँ इसमें नहीं है ना, वही तो कह रहे हैं दोनों में H2 कैसे बनेगा। अधातु में क्या हो जाएगा, अधातु में होगा कि ये अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा, लेकिन धातु में है कि ये अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को भी बनाएगा। ठीक है, चलिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपका डेली आता रहेगा, आप लोग क्वेश्चन बनाते रहिए, ध्यान से रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण दें। मिश्र धातु के 3 उपयोगों का वर्णन भी करें। तो मिश्र धातु कहते किसको है, तो मिश्र का मतलब मिलना, मिश्र का मतलब ही हो रहा है कि मिलना। तो मिश्र धातु किसे कहेंगे, इसी को तो हम लोग को पकड़ना है। तो मिश्र धातु उसको कहेंगे कि 2 या 2 से अधिक धातु एवं अधिक धातुओं अथवा एक धातु और एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। यानी मिश्र धातु कहने का मतलब कि कोई मान लीजिए कि एक धातु है, एक क्या ले लिए अधातु, तो ये धातु और अधातु जब मिलेगा तब इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मिश्र धातु कहेंगे। एक धातु एक अधातु, या ढेर सारा धातु मिल जाना, या ढेर सारा धातु मिले चाहे ढेर सारा अधातु मिले, जब दो ज़्यादा कम्बिनेशन होगा ना तब उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मिश्र धातु कहेंगे। जैसे देखिए ना, पीतल है, तो पीतल मिश्र धातु है। कैसे, क्योंकि पीतल जो है तांबा और जिंक से मिलकर बना हुआ है, तो पीतल मिश्र धातु है। कांसा देखिए, कांसा भी तांबा और टीन से मिलकर बना हुआ है, तो कांसा भी मिश्र धातु है। तो 2 या 2 से अधिक चीज से तो मिलकर बन रही है, एक या एक से अधिक धातु से तो मिलकर बन रहा है, तो यही मेरा मिश्र धातु कहलाएगा। लेकिन इसका उपयोग क्या क्या है, तो इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं कि इसकी उपयोग घरेलू बर्तन बनाने में होता है, घर के बर्तन ये सब बनाने में, यंत्रों के पार्ट पुर्जे बनाने में, कोई भी यंत्र, इसमें अब ट्रेन का कुछ बनाना, ट्रेन में कोई चीज़ यंत्र हो रहा है, या जहाज में कोई चीज़ पार्ट पुर्जा जो हो जब मिश्र धातु का बनाना होता होगा तो इसमें प्रयोग होता है, या मूर्तियों या सिक्का बनाने में भी मिश्र धातु का प्रयोग होता है। ठीक है, चलो अगला है तंत्रिका तंत्र के कार्य को बताएं। जो हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र होते हैं जो मस्तिष्क में होता है, तो जो मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र होता है उसका कार्य क्या है, क्योंकि उसी का तो मेन कार्य होता है। तंत्रिका तंत्र के ही अंदर न्यूरॉन होते हैं और उसी का तो कार्य बहुत सारा होता है। तो तंत्रिका तंत्र के कार्य क्या है कि यह शरीर के विभिन्न अंगों के बीच तालमेल बैठाता है ताकि वे मिलकर काम कर सके। तंत्रिका तंत्र का ही कार्य है कि विभिन्न अंग के बीच तालमेल बनाना, कि कब किसके साथ कैसे रहना, कब हाथ उठाना है, कब किसी को मारना है, तो ये सब मेंटेन भी करवाने का काम कौन कर रहा है, तंत्रिका तंत्र ही कर रहा है। दूसरा है, यह विद्युत संकेतकों के माध्यम से शरीर के अंगों और मस्तिष्क के बीच संदेशों का आदान प्रदान भी करता है। कोई भी चीज़ को अगर हम सुनना है तो सुनने के बाद कान तो सुन लिया, लेकिन कान सुनने के बाद किसको सब भेज रहा है, तो ये भेज रहा दिमाग को। तो दिमाग को जो भेज रहा है विद्युत संकेत के द्वारा जो भेज रहा है, तो भेजने के बाद दिमाग ही ना उसके ऊपर सोच विचार करता है। कोई चीज़ अगर कोई किसी को बोलता है तो बोलने के बाद तो कान सुन लिया, लेकिन इसके बारे में अब सोचना है कि क्या ये बोल रहा है सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, ये हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये बताने का काम कौन कर रहा है, तो यही काम करता है दिमाग। तो दिमाग में कौन, तंत्रिका कोशिका, यानी कि तंत्रिका तंत्र। चलिए तीसरा है, इसका महत्वपूर्ण काम बहुत सारा कार्य होता है, लेकिन यहाँ पे आपसे कितना कार्य पूछा था, 2 पूछा था, जब सिर्फ कार्य पूछा था तो कार्य में 2-3 कार्य लिख देंगे 2 नंबर में, तो कितना लिखेंगे। तो इसका एक और काम है कि हृदय की धड़कन, सांस ले रहे हैं, पलक झपका रहे हैं, पाचन जैसी जो क्रिया हो रही है, सब किसके द्वारा होता है, इसी तंत्र के द्वारा होता है। पलक झपकाना, कब पलक झपकाना, कब गुस्सा आना, तो सब दिमाग कंट्रोल कर रहा है। तो दिमाग तो नाम हो गया, लेकिन दिमाग के अंदर कौन कंट्रोल कर रहा है, तो वो करता है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी तथा विषमपोषी में क्या अंतर है। स्वपोषी तथा विषमपोषी में क्या अंतर है, तो स्वपोषी किसको कहेंगे, स्वपोषी और विषमपोषी किसको कहेंगे। स्वपोषी जो यह केवल हरे पेड़ पौधा में होगा, स्वपोषी केवल हरा भरा पेड़ पौधा में होगा। स्वपोषी में है कि इसमें भोजन का पाचन होगा, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता। इसमें देखिए सॉरी लिखा गया कि भोजन का पाचन होता है, ठीक है ना।
इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, यहाँ गलती हो गया, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। और स्वपोषी में कि इसके लिए सूर्य का प्रकाश, जल एवं CO2 आवश्यक है। ये आपका स्वपोषी के लिए हो गया। लेकिन विषम पोषी में क्या होता है कि इसमें कीटों और जंतुओं में होता है। विषम पोषी तो पता है, कीट और जीव जंतु, जैसे हम लोग में भी होता है। हम लोग विषम पोषी, हम लोग दूसरा पर निर्भर होते हैं, है ना। हम जो दूसरा पर निर्भर होगा उसको विषम पोषी, और जो खुद अपना भोजन बनाएगा उसको स्वपोषी। जैसे पेड़ पौधा, इस स्वपोषी सिर्फ पेड़ पौधा के लिए होता है, और वैसा पेड़ पौधा जो हरा भरा हो। लेकिन विषम पोषी में क्या होता है कि विषम पोषी में सिर्फ मानव वगैरह, मतलब पेड़ पौधा को छुड़ा करके जितना भी जो आएंगे ना वो सब विषम पोषी में आते हैं। जिसमें हम लोग दूसरा पे निर्भर होते हैं। अब बोलें कि खाना जो खुद बनाता, तो आप लोग बोलें कि खाना तो मेरी मम्मी बनाती है, खाना मेरी बहन बना रही है, तो हम लोग भी तो स्वपोषी हैं। अरे बहन मम्मी बना रही है, लेकिन वो भी तो निर्भर है किसी पे। निर्भर किस पे है? तो चावल लाना है, तो चावल कहाँ से आ रहा है? कि वही पेड़ पौधा से आ रहा है। तो हम लोग विषम पोषी में अंतर आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि इसमें क्या होता है कि इसमें यह कीटों और जीवों में होता है, यह कीट और जीवों में होता है, और इसमें भोजन का पाचन भी होगा। भोजन हम लोग पचता है, क्योंकि हम लोग खाते तो पचता है, और इसके लिए सूर्य का प्रकाश, जल एवं CO2 आवश्यक नहीं है। अभी जरूरी नहीं कि हम लोग को भोजन बनाना है तो हम लोग को सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऐसा पूरा कोई जरूरी नहीं। चाहे हम लोग विषम पोषी है तो हम लोग को अगर ये सब नहीं भी रहेगा तो हम लोग जीवित रह सकते हैं, आराम से कार्य को कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा दिन तक अगर सूर्य का प्रकाश न मिले तो भी हम लोग को विटामिन D की कमी होगा, तो कुछ ना कुछ तो हानि होगा ही। लेकिन स्वपोषी में क्या है कि ये एकदम नेसेसरी है, इसके लिए एकदम जरूरी है, लेकिन हम लोग के लिए उतना जरूरी नहीं है। पानी तो है हम लोग के लिए जरूरी, लेकिन ये सब नहीं भी रहेगा ना तो हम लोग कुछ दिन तक रह सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधा को खाना बनाने में दिक्कत होगा। चलो चलते हैं 19, आहार श्रृंखला क्या है। आहार श्रृंखला किसे कहते हैं? तो किसी परितंत्र में पदार्थों के चक्रीय प्रवाह को आहार श्रृंखला कहते हैं। जैसे वन, हिरन, बाघ। अब जैसे यहाँ पे देखने का मतलब है कि किसी परितंत्र के चक्रीय प्रवाह को, चक्रीय मतलब देखिए यहाँ पे आप लोग को एक डायग्राम दिखा दिए हैं, ये आपका चक्रीय प्रवाह है। देखिए एक दूसरे पर निर्भर होकर के घूम रहा है, कैसे घूम रहा है वहाँ पे थोड़ा बता देते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि चक्रीय प्रवाह के किसी परितंत्र के पदार्थों में चक्रीय प्रवाह को आहार श्रृंखला कहते हैं। जैसे में वन, हिरन, बाघ। अब क्या है वन, हिरन, बाघ का मतलब? जंगल, वन मतलब जंगल, तो जंगल को कौन खाएगा? हिरन। अब जंगल को नहीं खाएगा, जंगल में जो पेड़ पौधा है उसको खाएगा हिरन। और हिरन कौन कौन खाएगा? बाघ। तो यही मेरा जो घूम रहा है ना, इसी को हम लोग आहार श्रृंखला कहते हैं कि कौन किस पे निर्भर है। आहार मतलब भोजन, श्रृंखला मतलब जो लंबे बनते जा रहा है, कौन किस पे निर्भर है उसी को तो कह रहे हैं। तो यहाँ जंगल है तो जंगल पर निर्भर है कौन? हिरन। अब हिरन रहे, जंगल है तो हिरन खाएगी उसको, पत्ता को, और हिरन को कौन खाएगा? बाघ खाएगा। तो ये मेरा हो गया आहार श्रृंखला। और यहीं तक आप लोग को एग्जाम में लिखना है, एग्जाम में आप लोग को यहीं तक लिखना है, जो एक मिनट, एग्जाम में आप लोग को यहीं तक लिखना है। लेकिन एक यहाँ पे हम डायग्राम जो दिखाए हुए आप लोग को समझाने के लिए, यहाँ पे समझिए। यहाँ पे एक हरा भरा घास है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को एक हरा भरा घास दिख रहा होगा, ये आपका हरा भरा घास है इतना सारा, ठीक है। अब इस घास पे निर्भर कौन है? देखिए घास पे निर्भर कौन हो जा रहा है? घास पे जो निर्भर है एक टिड्डा। टिड्डा मतलब जो छोटे छोटे जो क्या बोलते हैं, जिसको हरा हरा नहीं होता है, हरा हरा जो राम जी के सब घोड़ा उसको बोलता है, ठीक है ना। तो टिड्डा हो गया। टिड्डा पे कौन निर्भर है? छिपकली निर्भर है। और छिपकली पे कौन निर्भर है? बाज निर्भर है। बाज को कौन खाएगा? सांप खाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो खाने वाला काम हो गया। अब देखिए अभी इधर से घूमेंगे तो घास को कौन? चूहा भी खा सकता है। चूहा, खरगोश, ये सब होता है ना, घास एक तरह से हरा भरा चीज खाता है, तो चूहा को फिर कौन खा सकता है? सांप खा सकता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक दूसरा पे तो सब निर्भर ही है। देखो दूसरा पे सब निर्भर है, सब एक दूसरा पर निर्भर है, एक चीज है लेकिन सब एक दूसरा पर निर्भर है। तो यही मेरा होता है आहार श्रृंखला, ठीक है ना। यही होता है क्या? आहार श्रृंखला, जो एक दूसरा पर क्या है? निर्भर है। पेड़ पौधा पर टिड्डा है, टिड्डा को खाने वाला छिपकली है, छिपकली को खाने वाला बाज है, बाज को मारने वाला सांप है। अब यहाँ से चलेंगे तो चूहा खाएगा उसको, फिर सांप खा जाएगा चूहा को। तो एक दूसरा पे सब निर्भर है ना, तो यही होता है मेरा आहार श्रृंखला। अब इसको और डिटेल में समझते हैं, तो थोड़ा सा इसको देखिए, नीचे एक और बात भी लिखा गया है, इसको ध्यान से समझिएगा। उत्पादक क्या हो जाता है कि ये पौधे या शैवाल होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन खुद बनाते हैं। जो अपना भोजन खुद बनाएगा उसको तो स्वपोषी कहेंगे, और उसी को हम लोग उत्पादक भी कहते हैं। जो अपना भोजन खुद बना लेगा उसको उत्पादक, जैसे में पेड़ पौधा जो होता है वो उत्पादक में आता है। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। तो ये तीनों को हम लोग समझेंगे, क्योंकि यहाँ तीनों से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेढक किस उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। बस ये डायरेक्टली पूछेगा, तो पहले ये पकड़ेंगे ना कि मेढक आके किस पे निर्भर है, ये पकड़ लेंगे तो आराम से हो जाएगा।
तो यहाँ पे एक बात को समझिए, जो पेड़ पौधा ना, पेड़ पौधा कोई उपभोक्ता नहीं, पेड़ पौधा सिर्फ उपभोक्ता है। ये प्राथमिक का, द्वितीयक का, तृतीयक नहीं है, ये मेन हेड हो गया। अब इसको जो पहला बार खाएगा वो हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे मैं यहाँ टिड्डा देखे, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता है, चूहा यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता है। अब इसको छिपकली खा रहा है तो छिपकली हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता, क्योंकि ये तो डायरेक्टली उपभोक्ता हो गया, एकरा खाए वाला ही है और एकरा खाए वाला ही है। तो यही एक दूसरा पर सिर्फ पकड़ना। अब यहाँ पे देखिए प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहते हैं? जो शाकाहारी जीव, जो उत्पादक पौधों को खाते हैं। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहेंगे? कि जो हरा भरा पेड़ पौधा पर निर्भर हो, वो जो हरा भरा चीज़ को खाएगा वो प्राथमिक उपभोक्ता होगा। जैसे देखिए बकरी, बकरी किसको खाता है? हरा भरा चीज़ को ही ना, पत्ती सब खाती है, तो बकरी यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता होगा। टिड्डा, जो राम जी का घोड़ा बोलते हैं, हरा हरा टाइप का होता है, ग्रास हॉपर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो टिड्डा क्या, तो वो भी प्राथमिक उपभोक्ता है, क्योंकि वो भी हरा हरा चीज़ को खाता है। तो जो हरा भरा पर निर्भर होगा वो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। द्वितीयक उपभोक्ता किसको कहते हैं? कि मांसाहारी या सार्वाहारी जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। जो पहिलका प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाएगा वो द्वितीयक उपभोक्ता होगा। जैसे मान लो कि ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर या छोटा छोटा कीट है जो पेड़ पौधा को खा रहा है, तो छोटा छोटा कीट को फिर कौन खाएगा? मेढक खाएगा। तो मेढक दूसरा पोजीशन पे आ गया ना, तो मेढक हो जाएगा तुम्हारा द्वितीय उपभोक्ता। और यहाँ पे लिखा हुआ भी कि मांसाहारी और सर्वाहारी जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे मेढक हो गया, छोटी छोटी मछली हो गई, ये एक दूसरा पर निर्भर रहेगा, तो वो तुम्हारा हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। और तृतीयक उपभोक्ता किसको कहेंगे? कि जो मांसाहारी होगा, सिर्फ और सिर्फ मांसाहारी, ठीक है, जो द्वितीय उपभोक्ता पर रहेगा, जो मांसाहारी होगा। जैसे देखो बाघ, सांप, गिद्ध, ये सब ना मांस को ही ज़्यादा खाता है, तो जो मांस को खाएगा वो तृतीयक उपभोक्ता। अब देखो ना द्वितीयक में, तो द्वितीयक में छिपकली आ गया, द्वितीयक में मेढक आ गया, तो मेढक को खाने वाला सांप है, तो सांप मेढक को खा रहा है, इसका मतलब मांस ही तो खा रहा है ना। तो जितना भी मांसाहारी रहेगा वो तृतीयक हो जाएगा, जो हरा भरा को खाएगा वो प्राथमिक हो जाएगा, और जो सिर्फ और सिर्फ मांसाहारी, जो सर्वाहारी, जो पेड़ पौधा को खा रहा है, ओकरा कोई खा जा रहा है, तो वो हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। तो यहाँ पे बहुत कोशिश की हम समझाने के लिए, इसको अच्छा से समझ लीजिएगा। एग्जाम में लिखना होगा तो सिर्फ इतना ही लिखना है, ठीक है, बाकी डिटेल्स हमको बताना था तो यहाँ पे हम बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का क्या महत्व है? हमारे शरीर में ब्लड होता है, खून होता है, खून के अंदर ही हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन का क्या महत्व है? तो हीमोग्लोबिन क्या करता है कि शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। शरीर के जो विभिन्न अंग है, टोटल शरीर के जितना भी अंग है, शरीर के अंग में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम होता है खून का, लेकिन खून में भी एक होता है हीमोग्लोबिन, वही पहुंचाता है। यानी हीमोग्लोबिन का काम है कि वो शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन को क्या करना है? पहुंचाना है। फिर है CO2 को शरीर से बाहर भी निकालना है, हीमोग्लोबिन का ही तो काम है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से पहुंचाएगा तो और कार्बन डाइऑक्साइड को निकलवाएगा भी वही। अब सबके पास भारी भारी से जाकर के अगर ऑक्सीजन दे रहा है तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी लाएगा और फेफड़ा को देगा, और फेफड़ा फिर उसको बाहर निकालेगा। तो हीमोग्लोबिन का ही काम है ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का वापस उधर से लाना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। अपरा क्या है? अपरा को ही इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है ना, प्लेसेंटा। तो अपरा क्या होता है? अपरा का मुख्य कार्य माता में होते हैं, ठीक है ना। अपरा का मुख्य कार्य माता के शरीर के रक्त को शिशु में पहुंचाना, ताकि उसे पोषण और श्वसन मिला रहे। अपरा क्या होता है कि देखते हैं नाभि से, माँ का नाभि और बच्चा का नाभि दोनों का कम्बिनेशन होता है। जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो देखना उसका नाभि और माँ का नाभि दोनों जुड़ा रहता है, तो यही जो जुड़ा होता है उसी को तो बोलते हैं प्लेसेंटा। और इसमें होता क्या है, प्लेसेंटा में क्या होता है कि मतलब अपरा को ही प्लेसेंटा बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो माता के शरीर में जो रक्त है, उसके रक्त से शिशु, जो पेट में जो शिशु पल रहा है, जो भ्रूण है, जो शिशु पल रहा है, उसको पहुंचाता है, उसमें पहुंचाता है, ताकि उसे पोषण और श्वसन होता रहे, बच्चा को पोषण भी मिले और उसका श्वसन भी होते रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, व्याख्या करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। ये आपका लास्ट है क्वेश्चन, जो कि पार्ट 1 आपका हो जाएगा खत्म। फिर हम लोग पार्ट 2 लाएंगे, और जितना भी साइंस का क्वेश्चन आएगा आप लोग जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि व्याख्या करें, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, 5 नंबर का क्वेश्चन है कि व्याख्या करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। तो क्लोरोफिल आवश्यक है कैसे जानेंगे? तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल तो जरूरी है, तो क्यों, कैसे सिद्ध करना है? तो यहाँ पे क्या करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित आवश्यक होता है। आपको पता है पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, और इसकी पुष्टि के लिए निम्नलिखित प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पे एक फिगर है, फिगर में यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पत्ता है, और इस पत्ता को एल्कोहल में उबाला गया है। इस पत्ता को क्या, इसमें देखिए, इसमें
एल्कोहल डाला हुआ है और एल्कोहल में इस पत्ता को क्या कर दिया गया है, डाल दिया गया है। डालने के बाद उसको जब फिर बाहर निकालते हैं तो बाहर जैसे ही पत्ता, पहले तो उसको एल्कोहल में डाल दिए, जैसे ही फिर पत्ता को निकालते हैं तो पत्ता को निकालने के बाद आयोडीन के घोल में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। आयोडीन के घोल में क्या कर देंगे, डालेंगे। देखिए आयोडीन का घोल, ये आयोडीन के घोल में डालेंगे। डालने से बाद क्या होता है कि आयोडीन के घोल से जब बाहर निकालते हैं तो इसमें क्या पता चलता है कि पत्ती का जो हरा भाग था वो कैसा रंग का हो गया, वे हो गया नीले रंग का। कौन सा कलर का हो जाता है, नीले रंग का हो जाता है। कब, जब उसको पहले अल्कोहल में उबाल करके जैसे ही आयोडीन में डालेंगे तो आयोडीन से फिर जब निकालेंगे तो वो जो हरा भाग था वो नीला हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख करके भी समझाएं तो थोड़ा लिखा जो हुआ जो उसको हम लोग समझते हैं। एक क्रोटॉन के पत्ते, एक पेड़ होता है क्रोटॉन, तो क्रोटॉन के पत्ते को, पौधे को, गमले को क्या करेंगे, 24 से 48 घंटे के लिए अंधकार कमरा में रख देते हैं। एक क्रोटॉन की पत्ती होती है, उस पत्ती को 24 से 48 घंटे के लिए अंधकार रूम में जहाँ पे लाइट नहीं है वहाँ पे इसको हम लोग रख देंगे। फिर एक निश्चित अवधि यानी निश्चित समय के बाद इसकी एक पत्ती को तोड़कर उसका स्टार्च परीक्षण आयोडीन से किया जाता है। जो अभी फिगर में भी दिखाया गया उसका परीक्षण जो है एक आयोडीन की सहायता से किया जाएगा। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको निरीक्षण करने के लिए यह देखा जाता है कि पत्ती का वह स्थान जो हरा था वो नीला हो गया। कब, जब उसको अल्कोहल में गर्म करके जब आयोडीन में डालें नीला हो गया, और पीले भाग पर आयोडीन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब जब नीला होकर जो नीला हो गया तो जो पीला वाला पोर्शन पहले से था तो पीला वाला भाग पर ना आयोडीन का कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। और प्रयोग से यह स्पष्ट हो जाता है कि हरे भाग में पर्णहरित उपस्थित होता है, हरे भाग में ही क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिससे वहाँ प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्टार्च का निर्माण होता है एवं अन्य स्थानों पर नहीं होता है। अतः इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्या है, आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक के लिए हम लोग को यही देखना है कि जैसे ही प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होगा तो सिंपल सी बात है, छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है और इतनी सुन आप लोग लिखेंगे, 5 नंबर आपका मिल जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें ध्यान रखेंगे कि इसके लिए आप लोग को फिगर भी यहाँ पे बनाना होगा, फिगर बनाना होगा, फिगर बनेगा तभी आप लोग को यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 22 जो कि ये था आपका लास्ट, इस प्रकार से आपका ये पार्ट 1 साइंस का पार्ट 1 आपका खत्म हो गया। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितना भी क्वेश्चन बनाया जा रहा है सभी क्वेश्चन का आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। ये आपका पार्ट 1 है, फिर इसी प्रकार हम लोग पार्ट 2 लेकर के आ जाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।